So hello everyone and welcome back to my channel. From today we are starting off a new series known as chronology series, wherein we are going to take up all the chronology questions of our English literature syllabus, be it your British literature, American literature, Indian literature, literary theory, cultural studies, जहाँ जहाँ से भी आपके chronology से question पूछे गए हैं, जो आपको डराते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, we are going to take a look at them. हम लोग उनसे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है इसी वीडियो में देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, डेट को मैं बार बार आपके दिमाग में फिट करूंगी ताकि एग्जाम में जाने से पहले यू गेट वेरी वेरी कॉन्फिडेंट फ्रॉम द क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस. मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आए बच्चों के कि क्रोनोलॉजी कराइए, एंड सो दिस आई थॉट विल बी अ वेरी गुड थिंग दैट इज गोइंग टू गिव यू कॉन्फिडेंस रिगार्डिंग द क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस. नाउ पैटर्न क्या होगा इन क्रोनोलॉजी की सीरीज को करने का कि हम लोग एज वाइज इन क्वेश्चंस को देखेंगे. अब ऐसे ही उठा के किसी भी क्वेश्चन को देखने लगेंगे तो हम लोग को याद ही नहीं होगा. एंड हेयर आवर सोल पर्पस ऑफ डूइंग क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस इज कि हम लोग क्रोनोलॉजी में ही उनको समझे एज अ स्टोरी. तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाई दे रहा होगा कि आई हैव ब्रॉट फॉर यू 3 एजेस जो हम लोग के इंग्लिश लिटरेचर की, ब्रिटिश लिटरेचर की सबसे पहली की 3 एजेस आती हैं: एंग्लो सैक्सन एज, एंग्लो नॉर्मल एज एंड एज ऑफ चॉसर. हम लोग इन तीनों एजेस के अंदर आने वाले जितने भी क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस हैं उनको पहले देखेंगे, उनकी डेट्स को लर्न करेंगे. आई विल गिव यू अ गुड टाइम ऑफ 1 or 2 days एंड देन आपकी नेक्स्ट जो वीडियो होगा एंड नेक्स्ट एजेस आ जाएंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Here you can see the first question where you are able to see कि आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए इन सारी पब्लिकेशंस को. नाउ प्लीज डू नॉट पैनिक. अगर आपको एज ऑफ रिवाइवल का भी यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट दिख जाता है या फिर किसी और एज का एक पर्टिकुलर पॉइंट दिख जाता है, उसको हम लोग आगे आने वाली एजेस में कवर करेंगे. हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है ब्यूवुल्फ, डिविनिया कॉमेडिया जिसको हम लोग डिवाइन कॉमेडी भी कहते हैं. वी हैव सुमा थियोलॉजिका, ले मोटे दी अर्थर एंड कैंटरबरी टेल्स. प्लीज अंडरस्टैंड कि आपके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन आता है उसके अंदर अगर आपको कोई ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट दिख जाता है जो आपको नहीं पता है तो आपको पैनिक नहीं होना है. आपको बाकी जितने नाम आप जानते हैं उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में लगाने की कोशिश करनी है और उसके बाद फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एलिमिनेशन मेथड आपको देखना है कि आपका कौन सा आंसर या कौन सा क्रोनोलॉजी वाला आंसर सबसे ज्यादा फिट बैठता है. ठीक है, तो बियोवुल्फ आप सबको पता है कि एंग्लो सैक्सन एज का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है. देन डिवाइन कॉमेडी, हमारे दांते की डिवाइन कॉमेडी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है. वी हैव सुमा थियोलॉजिका, ये बुक मुझे भी नहीं पता है तो मैं भी इसको अवॉइड करूंगी. ले मोटेड दी अर्थर हमारे थॉमस मैलरी का वर्क है. देन कैंटरबरी टेल्स वी ऑल नो हमारे चौसर का वर्क है. इनके बारे में हम लोग थोड़ी सी डिटेल्स जरूर से देख लेंगे. आप चाहें तो इस पर्टिकुलर पेज की क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप लोग इसको अपने वर्क्स में या अपने नोट्स में बहुत अच्छी तरीके से क्या करो, लिख पाओ. देन ब्यूवुल्फ की अगर हम लोग बात करते हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये एक एपिक पोएम है जो हम लोग के एंग्लो सैक्सन एज का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है. हु इज द ऑथर वी डू नॉट नो, अनोनिमस है, लेकिन हम लोग इस पर्टिकुलर बुक को, इसके अंदर आने वाली एपिक स्टोरी को, ब्यूवुल्फ की जो गाथाएं हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ही वाज अ मॉन्स्टर स्लेयर, ग्रैंडल को उसने किस तरीके से मार गिराया था. एंड और भी इसकी बहुत सारे इसमें कैरेक्टर आते हैं. ब्यूवुल्फ इतनी इंपॉर्टेंट एपिक पोएम है, अराउंड 3000 लाइंस के अंदर आपकी ये पोएट्री बनी होती है जिसके अंदर ब्यूवुल्फ बहुत सारी चीजें करता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप एंग्लो सैक्सन वर्क को पढ़ रहे हो तो आप ब्यूवुल्फ को पढ़ते हो जो आपकी 8 to 11 सेंचुरीज के बीच में लिखी गई थी. एंड Beowulf is considered one of the earliest work of your English literature. आते हैं सुमा थियोलॉजिका का. कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको ये चीज नहीं आती है, प्लीज अंडरस्टैंड कि हमें सब कुछ लर्न नहीं करना होता है. डिवाइन कॉमेडिया के अंदर आते हैं विच इज दांते का ये हमारा वर्क है. ये जो आपका वर्क है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर. जब आप इटालियन लिटरेचर पढ़ते हो तो आप दांते जो इटालियन पोएट है उनको जरूर पढ़ते हो. दिस पर्टिकुलर वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है. अगेन ये तीनों 3 सेक्शंस जो है वो 33 कैंटोस में आपके फर्दर डिवाइडेड है, जिसमें से जो सबसे पहला वाला है इन्फर्नो, उसके अंदर आपको एक इंट्रोडक्टरी कैंटो भी मिलते हैं जिससे टोटल बन के आपके 100 कैंटोस हो जाते हैं. जब भी मैं आपको वर्ल्ड लिटरेचर या इटालियन लिटरेचर पढ़ाऊंगी मैं आपको दांते की डिवाइन कॉमेडी जरूर से पढ़ाऊंगी. ठीक है, देन हम लोग कैंटरबरी टेल्स के बारे में अगर बात करें, एवरीवन नोज कि ये हमारे जॉफ्री चौसर का वर्क है. इसकी भी डेट आपको एक फिक्स डेट नहीं पता लगती है बिकॉज ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया था.
आपके चौसर का ये वर्क है, अराउंड 14th सेंचुरी में ये लिखा गया है। एंड सर सेंट थॉमस बेकेट की श्राइन पे बहुत सारे हमारे जो पिलग्रिम्स हैं वो जा रहे हैं, तो टाइम पास करने के लिए जो कैंटरबरी श्राइन पे उनको जाना है, कैंटरबरी कैथीड्रल पे जाना है, तो आपके जो मेन पर्सन होता है वो कहता है कि भैया चलो हम लोग अपना टाइम पास करने के लिए जाते वक्त दो दो कहानी एंड आते वक्त दो दो कहानी सब लोग बताएंगे, लेकिन इस पूरी पोयम में आपको 24 पिलग्रिम्स की ही पोइट्री कहानियां देखने को मिलती हैं, जिसके अंदर आपके जो पिलग्रिम्स हैं डिफरेंट डिफरेंट सोशल सेक्शन से आते हैं, जिसकी वजह से आपका कैंटरबरी टेल्स इज अ काइंड ऑफ अ वेरी वैरायटी ऑफ सोशल कमेंट्री। तो ये इंपॉर्टेंट वर्क है कैंटरबरी टेल्स, एक बच्चे को जरूर से पता होना चाहिए एंड उसको पढ़ के जाना चाहिए। ले मोटे दी अर्थर हमारे थॉमस मैलरी का वर्क है, ये 1485 में लिखा गया था। विलियम कैक्सटन का जब प्रिंटिंग प्रेस निकली थी तब आपका इनके वर्क को पब्लिश कराया गया था, अदरवाइज जो इनका ओरिजिनल वर्जन था वो आपको अपनी ब्रिटेन की लंदन लाइब्रेरी में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला वर्क है इसकी डिटेल्स हम लोग एज ऑफ रिवाइवल वाले वीडियो में कवर करेंगे। बाकी सारी डिटेल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, जो लिस्ट मैंने आपको दी है, जो डेट्स यहाँ पे प्रोवाइडेड है उसको अच्छे से लर्न करना स्टार्ट करो। यू हैव, आई थिंक यू मस्ट हैव ऑलरेडी टेकन द स्क्रीनशॉट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी को पता है, ऐसे क्वेश्चन काफी बड़े बड़े कभी कभी आते हैं। अब क्योंकि मेरे पास जगह कम थी तो मैंने इसको कट शॉर्ट किया है, जहां पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर यहाँ पे दिखाऊंगी और उसको डिस्कस करूंगी। अगर आप चाहते हो कि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस को आप अलग से बिल्कुल सिग्रीगेटेड, 5000 क्वेश्चंस है हमारे इंग्लिश लिटरेचर में, एंड इफ यू वांट कि एग्जाम में जाने से पहले मुझे सारे क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए, तो आप हमारे इस पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज को जरूर से जाके अवेल करिए, जहां पे मैंने क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस को अलग करके रखा है। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो 10-10 या 15-15 के सेक्शंस में आपके पास क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस आएंगे। एग्जाम में जाने से पहले आपको सारे क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ इफ यू आर बाइंग दिस पर्टिकुलर कोर्स तो आपको बाकी भी सेक्शंस को अवेल करना सिग्रीगेटेड वर्जन में मिल जाएगा। आई हाईली हाईली रिकमेंड कि एग्जाम से पहले आप लोग इसको जरूर से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज नथिंग इज गोइंग टू हेल्प यू मोर देन द प्रैक्टिसिंग ऑफ द क्वेश्चंस। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट। ठीक है, क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को एक पैराग्राफ में ही डिफरेंट डिफरेंट डेट्स दी हुई हैं एंड हम लोग को कहा गया है कि करेक्टली मैच्ड पेयर जो है उसको ढूंढो। प्लीज अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आपसे क्रोनोलॉजी नहीं पूछी गई है। ये जो पूरा क्वेश्चन आपको 4 भागों में दिया गया है, इन सभी को पढ़ के आपको बताना है कि करेक्टली मैच्ड पेयर आपका कौन सा है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपको अपने इंग्लिश लिटरेचर के मेजर चीजों की, मेजर राइटर्स के वर्क्स की इंपॉर्टेंट डेट्स लर्न हो। तो आइए हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं और अपने दिमाग में फिक्स कर लेते हैं। द नंबर वन थिंग दैट वी आर एबल टू सी इज द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066 एडी में हुआ था। विलियम सेकेंड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्मैंडी, द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी ने लड़ाई की थी आपके हेरोल्ड सेकेंड ने बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में, एंड वहां पे आपका एंग्लो नॉर्मन स्टेज, एंग्लो नॉर्मल जो एज थी वो स्टार्ट हो गई थी, एंग्लो सैक्सन एज का एंड हो गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेट है आप सभी के लिए। देन विलियम कैक्सटन ने जो हमारी प्रिंटिंग प्रेस को लेके आए थे, रेवोल्यूशनरी ये एक बहुत ही चीज हुई थी, जिसके अंदर इन्होंने रसल द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय नाम का एक बुक थी जो सबसे पहले आपकी पब्लिश हुई थी कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस के अंदर, जिसको खुद ही आपके कैक्सटन ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। 1475 इज द डेट। ये डेट आपको लर्न होनी चाहिए। वी हैव द किंग जेम्स बाइबल 1611। बाइबल के जो ट्रांसलेशंस हैं एक इंग्लिश लिटरेचर के बच्चे को रटे होने चाहिए, एंड डोंट यू वरी ऑन दैट। मैंने इस पे एक फुल फ्लेजेड को पूरा अपना वीडियो बना के रखा है जो यूट्यूब पे ही आपको मिल जाएगा। बड़ा मेरा ये वीडियो हिट वीडियो रहा था, बिकॉज बाइबल ट्रांसलेशंस मैंने जिस तरीके से उस वीडियो में बताए हैं किसी ने भी इस तरीके से नहीं बताए हैं। आपकी विक्लिफ बाइबल, टिंडेल बाइबल, कवरडेल बाइबल, गटनबर्ग बाइबल, एंड देन योर फाइनली किंग जेम्स वर्जन ऑफ बाइबल, सभी की डेट, सभी की स्टोरी उस वीडियो में है, जरूर से जाके उसको देखो। देन डॉक्टर जॉनसन की इंग्लिश डिक्शनरी। नाउ अगेन ये आपका इंटरफेयर करता है हम लोग की 3 एजेस से जो हम लोग ने आज उठाई हैं, लेकिन आगे जाके ये आपके लिए एकदम परफेक्टली फिट बैठेगा। इसको याद कर लो 1755, क्योंकि डॉक्टर जॉनसन की जो डिक्शनरी इन्होंने 9 साल लगा के पब्लिश की थी, वो बार बार आपका यूजीसी नेट आपसे पूछता है। डू नॉट स्लीप ऑन दैट, आपको ये करके ही जाना है। ठीक है, कॉमनवेल्थ पीरियड
प्रोटेक्टोरेट 1649 टू 1660। नाउ आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ ही साथ पूछा जाता है आपकी जितनी एजेस होती हैं उसका जो टाइम स्पैन होता है वो भी पूछा जाता है। हम लोग के इंग्लिश लिटरेचर में ये एक ऐसी एज आती है जहां पे आपके ओलिवर क्रॉमवेल आके रूल करने लगते हैं आपके पहले की मोनार्की को हटा के, जिसके बाद में आके आपका रेस्टोरेशन एज भी आती है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एज। नाउ मैंने ब्रिटिश लिटरेचर पे पूरी एक सीरीज बना के रखी है, प्लेलिस्ट की लिंक पे नीचे दे दूंगी, उनको जरूर से जाके एग्जाम से पहले देख लेना, तो आपको एक स्टोरी की तरह आपकी सारी एजेस क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देन दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यू शुड गो एंड अवेल दिस पर्टिकुलर पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज। जो तीसरा क्वेश्चन हम लोग के सामने आता है वो है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स ऑफ द पोएट्स इज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको कहीं से भी रैंडमली 3 राइटर्स दे दिए गए हैं एंड उसको आपको ऑर्डर में लगाना है। हम लोग का जो पहला है लेमैन, विलियम लैंगलैंड एंड देन विलियम डैनबर। थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं ताकि हम लोग जितनी भी एसोसिएटेड बातें करें वो आप लोग के दिमाग में छप जाएं। लेमैन जो आपके एंग्लो नॉर्मन एज के एक इंपॉर्टेंट राइटर माने जाते हैं, इनका ये जो वर्क है ब्रूट इंपॉर्टेंट है। इनकी जो टाइमलाइन है या डेट में बोलूंगी 12 से लेके 13 सेंचुरी के बीच में है, जो आपके चौसर से पहले आते हैं। ठीक है, नाउ लेट मी गिव यू अ शॉर्ट ट्रिक कि अगर आपको कभी भी ऐसे राइटर्स के नाम नहीं पता है या उनको आप सिर्फ नेम वाइज जानते हो तो कैसे लर्न करें। मेजर राइटर्स के वर्क्स एंड लिस्ट एंड उनकी क्रोनोलॉजी एंड उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर आपने रटी हुई है और ऐसे याद कर लेते हो कि ये वाला राइटर पहले आया था इस मेजर राइटर के और ये वाले इसके बाद आया था, तो आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं इसी तरीके से लर्न किया करती थी। विलियम लैंगलैंड के बारे में हम लोग बात करते हैं तो ये चौसर के ही एरा में आपके आसपास आते हैं, कंटेम्प्रेरीज थे ये लोग। विलियम लैंगलैंड वाज द ऑथर ऑफ पियर्स प्लॉमन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ये जो आपको देखना चाहिए। ये आपकी 14 सेंचुरी में आता है, तो ये आपने देखा 12th एंड 13 सेंचुरी में, ये 14 सेंचुरी में। विलियम डनबर आते हैं आपकी चौसर की डेट के बाद, जो कि आपके स्कॉटिश चौसेरियन के अंदर भी आते हैं। विलियम डनबर के वर्क्स को हम लोग जब लिटरेरी मूवमेंट्स पढ़ते हैं तो हम लोग स्कॉटिश चौसेरियंस एंड इंग्लिश चौसेरियंस के अंदर पढ़ते हैं। इनकी जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये 15 सेंचुरी में आते हैं। और इसी के साथ हम लोग के 3 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। नाउ आई ऑल्सो हैव इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट लेना, अभी स्टार्ट कर देना। आई विल शो यू सर्टेन थिंग्स कि आपके एज वाइज जो 3 एजेस मैंने उठाई, एंग्लो सैक्सन, एंग्लो नॉर्मल एंड योर एज ऑफ चौसर, इन तीनों की एजेस में जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। सो आई एम गोइंग ऑफ फ्रॉम द स्क्रीन। आप चाहो तो एक बार देख सकते हो कि कब आपका एंग्लो सैक्सन एज, जैसे एंगल सैक्सन्स एंड जूट्स आए थे, वो आपका स्टार्ट हो जाता है। अराइवल ऑफ सेंट ऑगस्टीन ऑफ कैंटरबरी यहाँ पे आता है। देन आपके वाइकिंग रेड्स होने लगी थी, जिसकी वजह से आपको एंड में देखेंगे कि कैसे वाइकिंग बैटल हुई थी। रीन ऑफ एल्फ्रेड द ग्रेट यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देन बैटल ऑफ हेस्टिंग्स जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जिसमें आपके विलियम द कॉन्करर ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी जीत जाते हैं और आपकी एंग्लो नॉर्मन एज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सो एंग्लो नॉर्मन एज के बारे में अगर मैं बात करूं तो अगर ये टाइमलाइन भी आप याद करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। 1066 टू 1154 एडी, जिसके अंदर आपका सबसे पहले नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था, जो आप लोग ने ऑलरेडी क्वेश्चन में देख लिया। लेकिन यहाँ पे ज्यादा कुछ आपका इंपॉर्टेंट है नहीं, डायरेक्टली हम लोग चलेंगे एज ऑफ चौसर में, जो 14 सेंचुरी है, जिसमें आपकी सबसे पहले देखने को आपको मिलती है ब्लैक डेथ। नाउ इससे भी पहले आपका 1337 में 100 ईयर वॉर स्टार्ट हो गया था, तो ये मिस हो गया है, इसको आप ऐड कर लेना। ठीक है, देन ब्लैक डेथ होनी स्टार्ट हो गई थी। चौसर का फर्स्ट सिग्निफिकेंट अपॉइंटमेंट हुआ था, चौसर हमारी इस पिक्चर में आ जाते हैं। देन पीजेंट्स रिवोल्ट 1381, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये डेट है जो आपको याद करनी है। चौसर अपने कैंटरबरी टेल्स को लिखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कभी वो पूरी ही नहीं हो पाई, तो इसीलिए उसकी कोई प्रॉपर डेट नहीं दी जाती है। 1400 में एक बहुत ही बुरी चीज होती है कि चौसर की डेथ होती है एंड किसी को नहीं पता लगता कि उनकी डेथ कैसे हुई है, तो ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1400 एंड 1414 में जो विक्लिफ के जितने भी बोल सकते हैं कि हमारे अनुयायी थे या उनके स्टूडेंट्स थे जो बाइबल ट्रांसलेशंस में उनका साथ दे रहे थे, लोलार्ड अपराइजिंग हुई थी एंड विक्लिफ के भी साथ बहुत बुरा हुआ था। अगेन मैंने बाइबल वाले वीडियो में इन सभी डिटेल्स को कवर करके रखा है। मैं ब्रिटिश लिटरेचर का भी जो पूरी वीडियोस बनाई है मैं प्लेलिस्ट दे लूंगी, उनको आप लोग देखना स्टार्ट करिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। बहुत ही आसान भाषा में मैंने हर चीज को एक्सप्लेन किया है।
उसके साथ अगर आपको मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग बहुत ही टू द पॉइंट एंड रिलेटेबल लगता है, इजी टू ग्रास्प लगता है, तो मेरे लिटरेरी थ्योरी के कंप्लीट कोर्स को आप लोग अवेल करना ना भूले, जिसके अंदर मैंने लिटरेरी थ्योरी जैसे कठिन टॉपिक को इतनी आसान भाषा में एंड टू द पॉइंट तरीके से बताया है कि आपको इस कोर्स को लेने के बाद किसी भी बुक को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे तरीके से मैंने एक एक इंपॉर्टेंट राइटर को सिग्रीगेट करके उसके वर्क्स एंड टर्म्स की लिस्ट मैंने आपको दी है, एक एक क्वेश्चन के साथ मैंने इस पूरे कोर्स को कंप्लीट किया है। इसके साथ ही साथ मेरे बाकी कोर्स एनपीवाईक्यू टेस्ट सीरीज को जरूर से मेरी इस वेबसाइट पर जाकर ट्राई करें, मेरे साथ यूट्यूब पर जुड़े रहें एंड आपको जो भी इस वीडियो को लेके फील होता है या फिर इस ओवरऑल चैनल को लेके फील होता है, मुझे अपने इतने वैल्यूएबल एंड पॉजिटिव फीडबैक जो आप लोग देते हो कमेंट्स में जरूर से इस वीडियो के भी नीचे देना। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको मेरी पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 की फ्री में मिलती है, जिसकी वजह से काफी बच्चों का भला होता है। किसी भी चीज को लेके आपके मन में कोई भी क्वेरी हो किसी भी कोर्स को लेके, तो इस पर्टिकुलर नंबर पे बेझिझक आकर आप क्वेरी बिठा सकते हैं। करंट ऑफर्स के बारे में कोर्सेज पे जो चल रहे हैं वो पूछ सकते हैं एंड अपने कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बने रहिएगा मेरे इस क्रोनोलॉजी सीरीज के साथ, ताकि आपके एग्जाम में आने से पहले कोई भी क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन एंड डेट आपके दिमाग में से मिस ना हो एंड आप लोग का ये पेपर बहुत अच्छा हो। सो आई एम गोइंग टू टेक योर लीव, आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर video. Up till then, bye and take care.